हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर जो है केमिस्ट्री क्लास 12th की पहली चैप्टर उसके आंकिक प्रश्नों को हम हल करेंगे जो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है और जो कहीं ना कहीं विगत वर्षों में बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड 22 ग्राम बेंजीन में घुली हो तो बेंजीन व कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करें। तो यहाँ पे ध्यान दें, बेंजीन जो है 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड 22 ग्राम बेंजीन में घुली हो तो क्या करना है, हमको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो पहले कुल द्रव्यमान निकाल लें। कुल द्रव्यमान क्या होगा? कुल द्रव्यमान क्या होगा? टोटल 22 प्लस 122, ये होगा 144 ग्राम। 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड और 22 ग्राम बेंजीन को जोड़ेंगे तो 144 ग्राम कुल द्रव्यमान होगा। अब बेंजीन का निकाल लें। बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, ये बराबर क्या होगा? बेंजीन का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान गुणे 100। बेंजीन का द्रव्यमान कितना है? 22 ग्राम। टोटल कितना है? 144 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ये आपको 15.28% इसका आंसर आएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 22 बटे 144 गुणे 100, 15.28% इसका आंसर आएगा। इसके बाद हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकाल लें। कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत, ये बराबर क्या होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान। कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 122 ग्राम बटे 144 टोटल गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 84.72%। अब यहाँ पे ध्यान रखें, ये जो विलयन बन रहा है यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन से घुलकर जो विलयन तैयार हो रहा है, उस पूरे विलयन का अगर हम द्रव्यमान परसेंट देखें तो टोटल कितना होगा? 100% होगा। समझ में आ रहा है? तो 100% है। अगर आप बेंजीन का निकाल लिए या कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन दोनों में से किसी का निकाल लिए, पहले निकाल लेना। मान लीजिए इसका निकल गया तो अगर हम 100 में से माइनस कर दें, 100 में से ये 15.28 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 10 में 2, ये 7। देखें घटाने के बाद क्या आ रहा है? टोटल विलयन का द्रव्यमान परसेंट है 100%, उसमें से एक, इन दोनों में से कोई भी अब निकाल ले रहे हैं तो दूसरा आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अगर बाय द पेपर में आए तो कैलकुलेशन न करना पड़े तो आप 100 में से माइनस कर देंगे, तब भी माइनस करके आप लिख सकते हैं, कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है ये द्रव्यमान प्रतिशत पे बेस्ड है, तो ध्यान रखें। चलिए इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1000 ग्राम टूथपेस्ट है, उसमें फ्लोराइड का द्रव्यमान दिया हुआ है 0.4 ग्राम। तो कह रहा है पीपीएम में फ्लोराइड आयनों का सांद्रता ज्ञात कीजिए। अब देखें ये टूथपेस्ट जो है ये विलयन है, टोटल विलयन है
उसमें फ्लोराइड जो है वो है आपका विलेय। तो यहाँ पे हम इसकी सांद्रता कैसे निकालेंगे? टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयनों की सांद्रता, ये बराबर क्या हो जाएगा? फ्लोराइड का द्रव्यमान कितना है, फ्लोराइड का कुल द्रव्यमान कितना है किसमें? तो टूथपेस्ट में, बटे टूथपेस्ट का द्रव्यमान। और पीपीएम आप जब मैंने बताया था तो पीपीएम बताया था कि 10⁻6 पार्ट्स पर मिलियन, यानी 10⁻6 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फ्लोराइड का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 0.4। टूथपेस्ट का द्रव्यमान कितना हुआ है? 1000 गुणे 10⁻6, ये हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻6, इसको लिख सकते हैं 10⁻3। ये ऊपर जाएगा तो इसके 3 पावर से कट जाएगा, ये तो क्या होगा 0.4 इंटू 1000 10⁻3 का मतलब 1000 गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये आएगा 400 ppm, 400 पार्ट्स पर मिलियन इस क्वेश्चन का जवाब है। मतलब 1000 ग्राम में टूथपेस्ट जो है उसके 400 ppm घुले हुए हैं। समझ में आया? तो इसको देख लें आप। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम। तो इस प्रश्न को देखते हैं। आसुत या शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सरल है, इसको आप कहीं ना कहीं अपने किसी न किसी परीक्षा में देखे होंगे, चाहे वो हाफ ईयरली हो, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे आप किताबों में देखे होंगे। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाता है। 1 नंबर पूछा जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, इसके विकल्प को याद कर लेते हैं और टिक कराते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन 2 नंबर में या 3 नंबर पूछ दे तो देखिए शुद्ध या आसुत जल की मोलरता हमको याद करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है जल की मोलरता का? जल की मोलरता, मोलरता क्या होगा? जल के मूल बटे जल का आयतन, किसमें? लीटर में। जल का मोल बराबर क्या हो जाएगा? जल का भार बटे जल का अणु भार बटे इसका आयतन जो होगा वो लीटर में होगा। अणुभार तो निकाल सकते हैं, भार कैसे निकालेंगे? तो भार निकालते हैं जरा। जल का भार, तो भार बराबर क्या होता है? घनत्व गुणे आयतन। जल का घनत्व कितना होता है? 1 होता है। और इसका आयतन की बात करें तो इसका आयतन होता है 1000 ml या 1 लीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा 1000 ग्राम, 1000 ग्राम आएगा। अब देखें भार को रख दें, अणुभार से कितना होता है? जल का अणुभार, अणुभार कैसे निकालेंगे? H2O है, 1 गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, ये 18 होगा। फॉर्मूला रख दें जरा। भार कितना आया? भार है 1000, अणुभार कितना है? 18/1, यानी ये हो गया 1000/18। सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा 55.55 मोल प्रति लीटर या कैपिटल M 55.55 मोल प्रति लीटर। इस प्रश्न में क्या कह रहा है? भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता ज्ञात करना है। मोललता, तो मोललता बराबर क्या होता है? मोललता बराबर क्या होता है?
विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको एन बी लिखते हैं और इसको लिखते हैं डब्ल्यू ए। एन बी क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, मूल बराबर भार बटे अणुभार, विलेय का भार बटे अणुभार गुणे, इसको ग्राम में बदल दें अगर हम तो 1000 से भाग करेंगे, वो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ये। अब देखें पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है K2CO3, ये पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। इसका अणुभार निकालें हम तो पोटेशियम कितना होता है 39, ये हो जाएगा 39 गुणे 2, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 गुणे 3, तो 39 दूना 78 प्लस 12 और 16 दूना 32, 16 3 48, ये कितना आएगा 8 2 10, 10 8 18 के 8, 4 1 5, 7 5 12 और 1 13, 138 ये अणुभार आ रहा है। चलिए अब कह रहा है कि 20% पोटेशियम कार्बोनेट, 20% K2CO3 कह रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 20 ग्राम K2CO3 100 ग्राम विलयन में घुला है, इसका यही मतलब हुआ। भार के अनुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट है, तो टोटल विलयन का द्रव्यमान कितना, या तो टोटल विलयन का प्रतिशत कितना होगा 100%। तो टोटल विलयन का प्रतिशत 100 है, यानी 100 ग्राम अगर टोटल विलयन है तो उसमें 20 ग्राम क्या होगा K2CO3। यहाँ पे K2CO3 जो है वो है विलेय, तो यहाँ फॉर्मूला में क्या चाहिए विलायक, तो विलायक का द्रव्यमान कितना होगा, विलायक का द्रव्यमान उसको क्या करेंगे हम 100 में से 20 घटा देंगे, क्योंकि 100 टोटल है उसमें से 20 विलेय है, और उनको पता है कि विलेय प्लस विलायक बराबर होता है विलयन, तो 100 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा, ये आएगा 80 ग्राम। अब सारे हमने जो भी जरूरत की चीज़ें थी हमने फॉर्मूले में उसको हमने निकाल लिया है। अब उसको पुट कर दें वहाँ पे, तो देखें डब्ल्यू बी विलेय का भार कितना है 20 ग्राम गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार कितना है 138, और विलायक का द्रव्यमान कितना है 80। इसको सॉल्व कर लें, ये 20 चौक को 80 4 में कटा, उसको काट लें 250 बार में कट जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 250 बटे 138, इसको सॉल्व करने पाएगा 1.81 मोल प्रति किलोग्राम, या स्मॉल एम भी लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न को देखते हैं। यूरिया का एक विलयन भारानुसार 6% है, विलयन में यूरिया व जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। अब देखें यूरिया का विलयन है और भारानुसार कह रहा है, मतलब टोटल विलयन 100% होगा, उसमें से यूरिया कितना है 6%, यानी यूरिया का जो द्रव्यमान है वो कितना है 6%, मतलब 6 ग्राम है टोटल 100 ग्राम में से, और विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम है तो 6% का मतलब 6 ग्राम, तो शेष क्या होगा, शेष होगा जल, तो जल का द्रव्यमान कितना होगा
वो हो जाएगा 100 माइनस 6 मतलब 94 ग्राम क्या होगा आपका जल होगा। भार आ गया, इसका अणुभार निकाल लें हम यहाँ पे बगल में इसके। उसके लिए हमको फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला होता है NH2CONH2। यूरिया का अणुभार पता होना चाहिए आपको। देखें नाइट्रोजन 2 है यहाँ पे, एक का होता है 14, तो 2 का हो जाएगा 14 28, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, 2 2 4 है तो 1 गुणे 4 हो जाएगा, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, हो जाएगा 14 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, 28 12 32, इनको जोड़ेंगे तो आएगा ये 60, 32 बार 44, 44 और 16 60, यानी अणुभार कितना आ गया इसका यूरिया का, वो आ गया 60। तो यहाँ से हम यूरिया के मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे यूरिया के मोल बराबर क्या होगा, यूरिया का भार बटे उसका अणुभार। भार कितना है 6, अणुभार आ गया 60, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 0.1, 0.1 आएगा। जल के निकाल लें, जल के मोल, ये भी क्या होगा भार बटे अणुभार। भार इसका कितना है, भार इसका है 94, जल का अणुभार होता है 18, सॉल्व करेंगे तो 18 पचे 90, 5.4 के आसपास आएगा ये। फाइव पॉइंट टू, 5.2, 18 पचे 90, 4 बचेगा, 18 दूना 36, 2, 5.2। अब देखें मोल आ गए, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, यूरिया के मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे यूरिया का मोल प्रभाज। यहाँ पे देखें यूरिया विलेय है, जल विलेय है, इसको हम मान लें NB मान लें क्योंकि विलेय है ये, और इसको मान लें Na। तो क्या हो जाएगा ये यूरिया का निकाल लें मतलब NB अपॉन Na प्लस NB। NB का मान कितना है, यह आ गया 0.1 अपॉन Na है 5.2 प्लस 0.1, ये हो गया 0.1, ये हो जाएगा 5.3, तो 1/10 होगा। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.001, इसके आसपास आएगा ये। अब देखिए यूरिया का मोल प्रभाज है ये, और इसको हम लिख सकते हैं, ये है XB, और हम पढ़े हैं XA प्लस XB बराबर 1 पढ़े हैं। देखिए XB का मान अगर निकल गया है तो XA का मान निकाल सकते हैं, ये जगह 1 माइनस XB, 1 माइनस 0.001 माइनस करेंगे तो एक में से घटा लें, एक में से घटाएंगे तो 9, यह आएगा 0.999, ठीक है। तो XA क्या है यहाँ पे, XA जो है वो है जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज। तो हमने क्या किया, पूछा क्या था, विलेन में यूरिया व जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो ये रहा यूरिया का मोल प्रभाज, कितना आया है ये 0.001, अप्रोक्सीमेशन यहाँ लिए हुए हैं। और जल का मोल प्रभाज कितना आया, ये आया 0.999। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्या कह रहा है? कह रहा है ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया के m/10 विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। ये परासरण दाब से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो परासरण दाब को कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं पाई से। ये क्या होता है? पाई बराबर CRT। आदर्श गैस समीकरण से इसको हमने डिफाइन किया था। तो पाई बराबर CRT, जहाँ C क्या है? ये मोल है, मोलरता है या सांद्रता है, R गैस नियतांक और T ताप है। तो C की वैल्यू दी हुई है, R C की वैल्यू, ये जो सांद्रता है m/10, ये मोल प्रति लीटर में है। तो R का मान हमको कौन सा रखना पड़ेगा? ये रखेंगे हम 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर प्रति मोल केल्विन। ये वाली वैल्यू रखेंगे हम R का। T क्या है आपका? T 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें हम कितना जोड़ेंगे? 273 केल्विन में बदलने के लिए। ये हो जाएगा आपका 300 केल्विन। ठीक। C की वैल्यू कितनी दी हुई है? ये दी हुई है 1/10 मोल प्रति लीटर। सांद्रता है तो मोल प्रति लीटर में होता है, इसीलिए R की वैल्यू हम ये लीटर वाला लेते हैं। तो इन तीनों का मान यहाँ रख दें जरा। C 1/10 गुणे R का मान 0.0821 इंटू T का मान 300। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 0.0821 इंटू 30। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2.463। इतना वायुमंडल, इतना वायुमंडल, इसका आंसर आएगा 2.463। तो इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि 298 केल्विन ताप पर मीथेन की बेंजीन पर मोललता का हेनरी स्थिरांक 4.27 इंटू 10⁵ mmHg है। तो 298 तथा 760 mmHg दाब पर मीथेन की बेंजीन में विलेयता ज्ञात कीजिए। मीथेन की बेंजीन में विलेयता पूछ रहा है, मतलब उसकी सांद्रता को एक तरह से पूछ रहा है वो। हेनरी स्थिरांक दिया है, मतलब यहाँ हेनरी का नियम हम सिंपली लगा सकते हैं। तो हेनरी का नियम क्या होता है? हेनरी का नियम क्या होता है? दाब बराबर KH इंटू एक्स, मतलब उसके मोल। तो यही मोल अंश निकालना है हमको। मोल अंश बराबर क्या हो जाएगा? P/KH। दाब कितना दिया हुआ है? दाब दिया हुआ है 760 mm। KH की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4.27 इंटू 10⁵ देखें ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻5। 760 में इससे डिवाइड करेंगे तो यह आएगा लगभग 178, 177.9 आएगा। अप्रोक्सीमेशन से 178 हम इसको लिख सकते हैं। अब देखें हमको क्या चाहिए? एक पूर्णांक के बाद दशमलव। तो यहाँ हम अगर दशमलव लगा दें 1.78, दशमलव को हम इधर ले आ रहे हैं बाईं तरफ, तो ये माइनस कम हो जाएगा। ये हो जाएगा -3। 1.78 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा आपका मोल प्रभाज या विलेयता। किसकी? मीथेन की बेंजीन में कितनी विलेयता है? तो वो है 1.78 इंटू 10⁻³ तो अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की बात कर रहा है ये, का गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है। यदि H2S गैस की जल में STP पर विलेयता दिया हुआ है 0.195 m हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना करें यदि STP पर H2S का दाब दे दिया है 0.987 बार। तो हमें क्या करना है? हमें हेनरी स्थिरांक का मान ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है? दाब अगर H2S की बात कर रहे हैं तो बराबर हो जाएगा
KH इंटू XH2S। यहाँ से KH का मान निकालना है हमको, PH2S बराबर अपॉन XH2S। PH2S दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 0.987 बटे XH2S का मान निकालना है, जिसको हम इधर निकाल लेते हैं। देखें XH2O XH2S कैसे निकलेगा? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का मोल प्रभाज, तो क्या होगा ये NH2S अपॉन NH2S प्लस NH2O, मतलब H2S के मोल बटे विलयन में उपस्थित कुल मोल। कुल मोल कौन कौन से हैं? तो एक तो हाइड्रोजन सल्फाइड है और एक जल है। तो जल के मोल निकालने हैं हमको। क्या निकालने हैं? जल के मोल। तो जल के मोल कैसे निकालेंगे उसको? 1000/18 कर लेंगे, यह आएगा 55.55। और NH2S ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.0195। इन दोनों वैल्यू को यहाँ रख दें जरा। NH2S 0.195 अपॉन 0.195 प्लस 55.55 जोड़ेंगे कितना आएगा? ये जाएगा 55.745 0.195 भाग करेंगे इसको, तो देखें XH2S मतलब हम किसका निकाल रहे हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का मोल प्रभाज कितना आएगा? ये सॉल्व करने पे आएगा ये 0.0035। कैलकुलेशन आप कर लेंगे, ये 195 बटे इतना होगा, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा इतना। अब देखें XH2S निकल गया, इस वाली वैल्यू को हम इस वाले फॉर्मूले में रख दें तो KH का मान आ जाएगा। क्या रखना है हमको? 0.0035, ऊपर कितना है? 0.987 बार। इन दोनों को जब आएगा 282 बार, 282 बार इस हेनरी स्थिरांक का मान आएगा। तो ये एक अच्छा प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न को देखें, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो द्रवों A तथा B के वाष्प दाब क्रमशः 80 mm व 60 mm है। कह रहा है A के 3 मोल तथा B के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। कुल वाष्प दाब ज्ञात करने के लिए कह रहा है, विलयन में दो अलग अलग प्रकार के वाष्प दाब के बारे में बात कर रहा है। तो इस तरह का प्रश्न जब भी आए तो आप याद कीजिए कि हमने क्या बात किया था राउल्ट के नियम के बारे में। राउल्ट के नियम से इसको हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि कुल वाष्प दाब जो होगा वो क्या होगा? पहले वाले द्रव का वाष्प दाब Pa, उसका मोल अंश प्लस Pb और उसका मोल अंश मल्टीप्लिकेशन में। तो देखिए XA और XB का मान निकाल लें, फिर इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारा आ जाएगा। तो XA मतलब A का मोल प्रभाज, A का मोल प्रभाज। तो A का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे? A के कितने मोल हैं? 3 मोल। तो Na अपॉन Na प्लस NB। Na कितने हैं? A के मोलों की संख्या है 3 बटे 3 प्लस NB के मोलों की संख्या 2, तो ये आ गया आपका 3/5। ठीक है, ऐसे ही आप B के मोल प्रभाज निकाल लें, ये हो जाएगा NB अपॉन Na प्लस NB। NB की वैल्यू कितनी दी हुई है? B के मोल 2 हैं, 2/3 प्लस 2 यानी 2/5। A और B के मोल प्रभाज आ गए हैं, P और PB का मान दिया हुआ है,
तो इस वाली इक्वेशन में हम क्या करें, वैल्यू रख दें। पी ए का मान देखें कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 80 mm, तो 80 गुणे एक्स ए कितना है 3/5, तो 3/5 प्लस पी वी की वैल्यू 60 गुणे 2/5, इसी को सॉल्व करना है। तो ये कितनी बार जाएगा, 5 1 5 6 30, 5 1 एक बार में जाएगा ये, और 5 दूना 10, 16 3 48, और 12 दूना 24, 8 4 12, 4 2 6 और 1 7, कुल दाब आ गया 72 mm। 72 mm कुल वाष्प दाब आएगा उस विलयन में ए व बी, जो दो अलग अलग प्रकार के द्रव हैं, उनके आंशिक दाबों के योगफल के बराबर। तो देखें 72 mm इस प्रश्न का उत्तर है। तो इस प्रश्न को देखें, इस प्रश्न में कह रहा है कि एक वैद्युत अपघट्य के 2 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी होती है। बेंजीन का हिमांक अनुमानित स्थिरांक दिया हुआ है 5.12 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो कह रहा है विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, उस विलयन में कितनी है। तो देखें हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन हमने पढ़ा है, उसमें हमने हिमांक पे अवनमन हमने एक फॉर्मूला भी सीखा था। क्या था वो फॉर्मूला, तो हमने देखा था उसमें डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, जहाँ एम क्या है, मोललता है, और मोललता का फॉर्मूला हमने लिखा था डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए ग्राम में इंटू 1000, ये डेल्टा टी एफ। तो यहाँ से अगर एम बी का मान निकालें हम, एम बी, ये एम बी यहाँ आ जाएगा, बाकी ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा के एफ गुणे डब्ल्यू बी गुणे 1000 बटे डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए ग्राम। चलिए सबकी वैल्यू रख दें। देखें के एफ क्या है, के एफ है हिमांक अवनमन स्थिरांक, कितना मान दिया हुआ है 5.12 इंटू डब्ल्यू बी विलेय का भार। देखें एक वैद्युत अपघट्य के 2 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोला जा रहा है, इसका मतलब ये विलेय है और ये विलायक है, तो विलेय का भार कितना है 2 ग्राम, तो लिख लें यहाँ पे 2 गुणे 1000 बटे डेल्टा टी एफ। कह रहा है ये हिमांक में कमी कितनी है, हिमांक में कमी, हिमांक में कमी देखिए 0.40 केल्विन के बराबर है। तो हिमांक में कमी क्या हो जाएगा 0.40 इंटू डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए क्या है, ये है आपका विलायक का द्रव्यमान। विलायक कितना है 50 ग्राम बेंजीन, उसी में तो घोल रहे हैं इसको, ये हो जाएगा 50। इसको आप सॉल्व करें, इसको गुणा करेंगे ऊपर वाले को, तो गुणा करने के बाद आएगा ये 10 240, और नीचे 5 चौक को 20, इसे कट जाएगा, इसको काटेंगे तो आएगा 512 ग्राम प्रति मोल, ये आएगा इसका अणुभार। तो जो विलेय इस विलयन में घुला हुआ है, या जिसे हम कह लें कि ये अवाष्पशील विलेय है, यही अवाष्पशील विलेय है जो शुद्ध विलायक में घुला हुआ है, जिसकी वजह से उस विलायक की हिमांक में कमी हो जा रही है, तो उसका अणुभार ये है, कितना आया है 512 ग्राम प्रति मोल। तो यहाँ देखें क्या दिया हुआ है, 30 ml 0.5 m H2SO4 को
500 ml तनु करने पर, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का एक तो मात्रा दिया हुआ है और उसकी सांद्रता दी हुई है, ठीक है, और कह रहा है कि 500 ml हम ले रहे हैं, उसको 500 ml तक तनु करें तो उसकी मोलरता क्या होगी या उसकी सांद्रता क्या होगी। तो देखें, जब भी यहाँ पे दो प्रकार के विलयन के बारे में बात करें, अलग अलग सांद्रता पे पूछे और आयतन दिया रहे, तो एक हमको मोलरता आयतन समीकरण को याद रखना पड़ेगा। क्या होता है ये होता है m1v1 बराबर m2v2, m1v1 बराबर m2v2। m1 क्या है, m1 देखें ये है 0.5 इंटू v1 क्या है 30 बराबर m2 आपको निकालना है, v2 कह रहा है 500 ml, तो m2 बराबर क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 30 अपॉन 500, इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15, 1.5 अपॉन 50, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 0.03 m। ये है इसकी मोलरता। इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.03 m। तो देखें, ये मोलरता आयतन समीकरण के द्वारा हमने इसको सॉल्व किया। ये मोलरता के डायरेक्ट फॉर्मूले पे नहीं लगेगा, इसको इसी तरह से करना होगा, क्योंकि इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं वो बिल्कुल अलग प्रकार के आंकड़े दिए हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि H2SO4 के एक नमूने 94% W/V है, उसका घनत्व दिया हुआ 1.84 ग्राम प्रति ml, तो उसकी मोललता ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे हम, तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि 94% W/V, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 94 ग्राम H2SO4 100 ml विलयन में घुला है, क्योंकि ये क्या है, ये है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो 94 ग्राम H2SO4 100 ml विलयन में घुला हुआ है। तो हमको विलायक का द्रव्यमान निकालना है। यहाँ से तो विलय का द्रव्यमान तो मिल जाएगा। विलय मतलब H2SO4 जो विलय है उसका द्रव्यमान तो यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। कितना होगा, वो है 94 ग्राम। यहाँ पे अगर द्रव्यमान प्रतिशत कहता तब तो हम 100 में से घटा लेते, विलायक पता चल जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पे द्रव्यमान आयतन कह रहा है, तो आयतन दिया है तो घनत्व हम निकाल लेंगे, घनत्व दिया है और आयतन दिया है तो हम क्या निकालेंगे, विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे। सबसे पहले विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, आयतन गुणे घनत्व। आयतन कितना है 100 ml और डेंसिटी 1.84, ये हो जाएगा 184 ग्राम। अब देखें यहाँ पे ये जो 184 ग्राम आया है ये पूरे विलयन का द्रव्यमान है। उस विलयन में क्या होंगे, उस विलयन में विलय भी होगा और विलायक भी होगा। तो विलय और विलायक मिला के विलयन बन रहा है और विलय का द्रव्यमान हमको दिया है, तो विलायक का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान क्या करेंगे हम, 184 ग्राम में से 94 ग्राम हटा माइनस कर देंगे, कितना आएगा ये 90 ग्राम, 90 ग्राम आ जाएगा ये। चलिए तो ये रहा आपका 90 ग्राम। अब निकाल लें मोललता। सिंपली मोललता क्या होता है, मोललता m बराबर WB
अपॉन MB गुणे WA ग्राम में गुणे 1000। इसमें वैल्यू रख दें। WB विलेय का भार, विलेय का भार कितना है? विलेय का भार, विलेय कौन सा है? ये H2SO4। विलेय का भार कितना है? 94 गुणे 1000। विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार कितना? H2SO4 का अणुभार निकालेंगे हम, तो इसका अणुभार यहाँ निकाल लेते हैं। 1 गुणे 2 सल्फर का 32 और 16 गुणे 4 64। 2 + 32 + 64, 2 2 4 4 4 8 6 3 9, 98 आएगा इसका। तो ये हो गया आपका 98 और WA का मान कितना दिया हुआ है? 90। इसको सॉल्व करेंगे हम तो आएगा ये 10.65 मोलल। तो ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत घनत्व को मिलाकर मोललता को पूछा था। सिंपली मोललता के डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं हो रहा था, तो ये प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न था। तो आई होप आज के जितने भी प्रश्न हमने किए हैं आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर किसी प्रश्न में कोई भी समस्या आ रही है, समझने में कोई दिक्कत है, तो इस वीडियो को पुनः आप देखें और ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में ज़रूर आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।